नमस्कार दोस्तों। डेट आज के 30 जून 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रिफॉर्म्स 3.0 से संबंधित। दूसरा आर्टिकल चाइना की मिसाइल टेक्नोलॉजी से इंडिया कैसे निपटेगा। और तीसरा आर्टिकल आरबीआई ने नए कंपनसेशन रूल्स निकाले हैं साइबर स्कैम होने के सूरत में। तीनों आर्टिकल्स तीनों डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल रिफॉर्म्स 3.0 से संबंधित है। भारत रेट ऑफ ग्रोथ इकोनॉमी का अच्छा आर्टिकल है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आजादी के बाद 45 सालों तक ना, यानी 1947 से 1991 के बीच में हमारे देश में जो ग्रोथ रेट थी काफी कम थी। एवरेज निकालेंगे तो 3%। इसे नाम दे दिया गया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसने ये नाम दिया था? समझ गए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये है कि आजादी से लेकर 1991 तक हमारे देश में इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बहुत कम थी, 3% के आसपास, और इसको नाम दे दिया गया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। प्रोफेसर राज कृष्णा ने यह टर्म दिया था। फिर देखो 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है। इस संकट ने ना इंडिया को मजबूर कर दिया एलपीजी रिफॉर्म लाने के लिए, और एलपीजी रिफॉर्म आए तो फिर देखो एक दशक के अंदर अंदर, यानी 1991 से लेकर 2000 के बीच में जीडीपी काफी तेजी से ग्रो की। और देखो, ये तो नियम है प्रकृति का, जब जब संकट आता है ना, संकट से हमेशा बड़े सुधार आते हैं। और ये जो सुधार आए थे ना, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, इनसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इंडिया को मिली। आज वही मौका इंडिया की इकोनॉमी को फिर से मिल रहा है एआई की वजह से। एआई आज फिर से लिवरेज दे रहा है इस प्रकार से ग्रोथ लाने की। अभी देखो, जो रूलिंग गवर्नमेंट है ना सेंटर में, उनको 12 साल पूरे हो गए हैं, तो वो बिल्कुल सही सिचुएशन में है नेक्स्ट लाइन ऑफ रिफॉर्म्स लाने में। अब हमें 8% ग्रोथ रेट चाहिए कंसिस्टेंटली, और इसे बोला जाए भारत रेट ऑफ ग्रोथ। क्या बोला जाए? भारत रेट ऑफ ग्रोथ। और हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब बिना इसके हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमें ये चाहिए ही चाहिए 8% ग्रोथ रेट हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, जिसे राइटर नाम देते हैं भारत रेट ऑफ ग्रोथ। राइटर बोलते हैं, देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया जबरदस्त रिफॉर्म अभी ला भी सकता है, और डीपीआई ने, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने, ये प्रूव भी किया है। जैसे आप आधार का एग्जांपल लीजिए। आधार ने ना 140 करोड़ लोगों को एनरोल किया, 1.38 बिलियन। ये देखो, पूरी दुनिया का ना सबसे बड़ा आइडेंटिटी सिस्टम है। आप यूपीआई का एग्जांपल लीजिए। यूपीआई में देखो हर साल में ना 250 बिलियन ट्रांजैक्शंस होते हैं। मतलब ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स का ना ये 50% है। पूरे वर्ल्ड में जितना रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स होती हैं, उसका 50% तो अकेला हमारे यूपीआई से होता है। रिलायंस जियो 2016 में डेटा डिसरप्शन लेके आया, इंटरनेट में क्रांति लेके आया। 5 महीनों के अंदर अंदर 100 मिलियन सब्सक्राइबर जुड़ गए। डेटा प्राइस पहले $3 थे पर जीबी, और $0.10 रह गए पर जीबी। तो मतलब राइट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट अगर सरकार प्रोवाइड करे तो देखो चीजें बदल सकती हैं। ये पास्ट में हुआ है। एआई का एग्जांपल अब राइटर देते हैं। एआई में भी देखो हमें ना यही चमत्कार चाहिए। हमें एआई टोकन्स को ना डेटा की तरह फ्री कर देना चाहिए। एआई टोकन्स को, आगे अभी डिटेल से आएगा, एआई टोकन्स को हमें डेटा की तरह फ्री कर देना चाहिए। फिर देखो क्या क्रांति आती है। लोग एआई से क्या कमाल करते हैं, नई नई चीजें एआई से बनाते हैं। देखो, दिक्कत जानते हो क्या है? प्रॉब्लम ये है, इंडिया ना आर&डी पे बहुत कम खर्च करता है। इंडिया आर&डी पे ना 0.65% ऑफ जीडीपी खर्च करता है, बहुत कम है बाकी देशों के मुकाबले में। चाइना देख लीजिए, अपनी जीडीपी का 2.4% खर्च करता है आर&डी पर। यूएसए का देख लीजिए, अपनी जीडीपी का 3.5% खर्च करता है आर&डी पर। साउथ कोरिया का देख लीजिए, 4.9% खर्च करता है आर&डी पर। और इंडिया कितना? सिर्फ 0.65%। 1991 से पहले देखो सरकार ये कहती थी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन आज तो भाई ये एक्सक्यूज नहीं चल सकता। आज इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है, आज तो आपको आर&डी पे खर्च करना पड़ेगा। हम देखो $49 बिलियन आउटडेटेड पुरानी सब्सिडीज में खत्म कर देते हैं, लेकिन
एआई के लिए अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन भी राइटर देते हैं। सॉल्यूशन क्या है? देखो, टोकन का मतलब मैं आपको बता देता हूं। पहले एक वर्ड आया था ना, एआई टोकन। टोकन देखो, एआई की ना सबसे छोटी यूनिट है। मतलब एआई जो है ना, वो टोकन्स में पढ़ता है, प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। समझ गए? जैसे मान लो मैं नाम लिखता हूं, माई नेम इज सुमित, तो इसको पढ़ने में ना एआई ने 5 टोकन्स यूज कर लिए। एआई सारे काम टोकन्स में करता है। हमको तो वर्ड मिलते हैं, लेकिन वो सारे काम टोकन्स में करता है। हर एक चीज करने के लिए एआई को ना टोकन्स की जरूरत होती है। तो राइटर का सजेशन ये है, टॉप 100 जो R&D इंस्टीट्यूट्स है ना, उनको एआई का फ्री एक्सेस दे दो। टॉप 100 वाले जो R&D इंस्टीट्यूट्स हैं उनको, और 5,000 हाई स्कूल्स को ना फ्री एआई का एक्सेस दे दो। तो एआई जो है वो साइंटिस्ट का और स्टूडेंट्स का बेस्ट टीममेट बन जाएगा। इससे फिर असली रिसर्च निकल के आएगी। और इससे कितनी सब्सिडी देनी पड़ेगी सरकार को? ये सब्सिडी जो है वो देखो, सालाना $2 बिलियन की होगी। मतलब फ्री एक्सेस सरकार देगी टॉप 100 एआई इंस्टीट्यूट्स को और 5,000 हाई स्कूल्स को। इसके लिए सरकार को $2 बिलियन की सब्सिडी देनी पड़ेगी। और ये जीडीपी का लगभग 0.06% है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और ये फूड सब्सिडी का लगभग एक चौदहवां है, एक चौथाई नहीं, 1/14 है फूड सब्सिडी का। और फर्टिलाइजर सब्सिडी का 1/10 है। मतलब देखो, एक क्वार्टर के एलपीजी कंपनसेशन से भी कम है। तो कोई इंपॉसिबल चीज नहीं है, ये सरकार आसानी से कर सकती है। और इंडिया को देखो, नए पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया को नए पैसे चाहिए, हमें सिर्फ नई प्रायोरिटी सेट करनी है। पैसे हमारे साथ पास हैं। मतलब 1 साल सब्सिडी ग्रोथ रोक दो आप। सब्सिडी बंद करने के लिए राइटर नहीं बोल रहे। राइटर बोल रहे हैं सब्सिडी ग्रोथ रोक दो सिर्फ 1 साल के लिए। जैसे इस साल 100 रुपए की सब्सिडी थी, अगले साल 120 रुपए की, तो ये 20 रुपए की जो ग्रोथ है ना, वो आप 1 साल के लिए रोक दो, अगले साल फिर से चालू कर देना। लेकिन जो ये 20 रुपए है ना, ये आप एआई में लगा दो। नई प्रायोरिटी आप सेट करो। जैसे देखो, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है ना, वो ग्रो कर रही है 11% एनुअल ग्रोथ रेट से। इसको 1 साल के लिए रोक दो, और जो पैसा मिले आप वो एआई में लगा दो। फिर नेक्स्ट है हाइपर स्केलर पीपीपी डील्स। सरकार को ना हाइपर स्केलर्स के साथ में, हाइपर स्केलर कौन है? जैसे AWS है, अमेजोन का, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये माइक्रो स्केलर है, हाइपर स्केलर है, बहुत बड़े लेवल पे स्केल करते हैं। इन्हें आप सस्ती जमीन दो, इन्हें आप सब्सिडी दो, बदले में ये देश के लिए कैपेसिटी यहां पे लगाएंगे, देश को टेक्नोलॉजी देके जाएंगे। देखो, इन आप बोलोगे इनके पास में क्या लिवरेज है, ये यहां पे क्यों आएंगे? भाई, हमारा देश 140 करोड़ का देश है, मार्केट इतनी बड़ी है, ये लोग आएंगे, बहुत इंटरेस्टेड होके आएंगे। इसके बाद राइटर बोलते हैं, आज ना हम फॉरेन कंट्रीज का एआई यूज कर रहे हैं। ये यूएस के हैं, चैट जीपीटी, क्लोड, ये किसके हैं? ये यूएस के हैं। जेमिनाई भी यूएस का है। ये चाइना के हैं, जैसे क्वैन, डीप सीक, ये चाइना के हैं। राइटर बोलते हैं भाई मत यूज करो। अभी इवन एनवीडिया कंपनी जो है, इसका पूरा कंट्रोल हार्डवेयर पे है। मतलब एनवीडिया प्राइसिस पे पूरी तरह से मोनोपोली बनाए हुए है। चिप्स वगैरह की प्राइसिंग क्या होगी, जो जीपीयूज हैं जो यूज होते हैं इन मॉडल्स में, उनकी प्राइसिंग क्या होगी, सब एनवीडिया कंट्रोल कर रही है। अगर हम इनको लगातार यूज करते जाएंगे, हमारी इनके ऊपर जबरदस्त डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। इंडिया को खुद के मॉडल होस्ट करने आने चाहिए। हमारा एक है सर्वम एआई, हमने बनाया है सर्वम एआई, ये इंडिया का है। मुझे बहुत बढ़िया लगता है यार। सरकार लेकिन मदद नहीं कर रही है सर्वम एआई को भी, अपने से इन्होंने मेहनत करके बनाया है। जबकि दूसरे देशों में सरकार देखो कितना सपोर्ट करती है इनको, एआई वाली कंपनीज को। हमारे देश में प्रायोरिटीज ही अलग हैं। तो देखो, जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक स्ट्रेटेजिक नेशनल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसे आप स्पेस पावर की तरह समझो, इसे आप न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरह समझो। आप खुद सब कुछ नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं है, हाइब्रिड अप्रोच अपनाओ। आप ओपन और सोवरेन मॉडल्स बनाओ। मतलब ओपन मॉडल्स मतलब जो सबके लिए ओपन हो। अभी जैसे चैट जीपीटी है, क्लोड है, इनका तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ना, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और जनता खरीदती नहीं है, फिर यूज कम करती है। लेकिन मान लो भारत में कोई ओपन सोर्स मॉडल बन जाए बढ़िया सा, जिसे हर कोई फ्री में इस्तेमाल कर सके। सोच के देखो कितने लोगों का फायदा होगा इंडिया में।
इसके बाद लास्ट में देखो 24 मंथ्स का एक्शन प्लान राइटर बताते हैं। एक पॉलिसी आनी चाहिए, नेशनल एआई टोकन पॉलिसी। 24 महीनों के अंदर इस पॉलिसी की सहायता से इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। फेज 1 पायलट बेसिस पे ना शुरुआत के 6 महीने में टॉप के जो 20 आईआईटी हैं और आईआईएससी जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना, यहां पे आप अनलिमिटेड रिसर्च टोकन्स का एक्सेस दे दो, अनलिमिटेड रिसर्च टोकन्स। और एक एपीआई सैंडबॉक्स ओपन कर दो 500 स्टार्टअप्स के लिए। आप बोलोगे सर ये एपीआई सैंडबॉक्स क्या होता है? मतलब जहां पे जो एपीआईज है ना उनको टेस्ट कर सकें स्टार्टअप्स। जैसे क्रिकेट के मैच से पहले नेट प्रैक्टिस होती है ना, ये उसी प्रकार के प्रैक्टिस के समान है कि लॉन्च करने से पहले बिना नुकसान के प्रैक्टिस किया जा सके। फिर फेज 2 7 से 18 महीनों के बीच में अब इसे हाई स्कूल्स में एक्सपेंड करो, वहां पे भी एआई टोकन्स का फ्री एक्सेस दे दो। टॉप के जो 5000 हाई स्कूल्स हैं, जो हाइपर स्केलर हैं, गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज हैं, उनके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सहायता से एआई यहां पे रोल आउट करो। फिर नेक्स्ट 19 से 24 महीनों के बीच में ना सोवरिन इंडिक एआई बेंचमार्क लॉन्च करो। मतलब जैसे हमारी लैंग्वेजेस में तमिल लैंग्वेज है, मलयालम लैंग्वेज है, ये जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस है ना, इनमें एआई मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को। टारगेट ये होना चाहिए 10,000 स्टार्टअप्स जो हैं उनको ऑपरेशनल करना एआई इकोसिस्टम में। तो राइटर कहते हैं कि भाई ये जो 3 स्टेप्स आप ले लो, एआई की दुनिया में आप बहुत महारत हासिल कर सकते हो, लेकिन सरकार की विल चाहिए ये करने के लिए। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। तो ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो: हिंदू रेट, भारत रेट, सब्सिडाइजिंग कॉग्निशन, सोवरिन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइपर स्केलर, पीपीपी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया और ये प्रीलिम का क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल द हिंदू का प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर चाइनाज मिसाइल चैलेंज से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एक फेमस थ्योरिस्ट थे थॉमस सेलिंग। इनकी एक बुक थी आर्म्स एंड इन्फ्लुएंस, जिसमें ना ये कंसेप्ट देते हैं कोअर्सिव डिप्लोमेसी का। कौन सा कंसेप्ट है? कोअर्सिव डिप्लोमेसी। कोअर्सिव डिप्लोमेसी मतलब आपके पास मान लो पावर है किसी देश को नुकसान पहुंचाने की, तो वो पावर ना आपकी बार्गेनिंग चिप का काम करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नॉर्मल सा एग्जांपल है, 2 लोग हैं ए बी। बी के पास में बंदूक है, तो वो बंदूक की नोक पे ना ए से वो करवा सकता है जो वो नहीं करना चाहता है, डर दिखा के बंदूक मार दूंगा। वैसे ही देशों में भी यही चलता है। मान लो चाइना के पास में जबरदस्त पावर आ गई इंडिया को हर्ट करने की, तो वो डरा के अपनी बात इंडिया से मनवा सकता है। तो ये है कोअर्सिव डिप्लोमेसी। राइटर बोलते हैं देखो, आज वारफेयर जो है ना बदल गया है। पहले क्या होता था, फौज बॉर्डर पे आती थी, गोलियां चलती थी, लेकिन आज देखो कन्फ्लिक्ट्स बहुत फास्ट होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं और बहुत ज्यादा पॉलिटिकल होते हैं। पॉलिटिकल का मतलब हर चीज को पॉलिटिक्स के आईने से देखा जाता है कि जैसे मान लो इंडिया में सरकार जो डिसीजन लेगी वो इस प्रकार से लेगी कि यार मेरी इमेज कैसे जा रही है, क्या इससे मतलब मेरी पॉलिटिक्स चमकेगी नहीं चमकेगी। हाईली पॉलिटिकल होते हैं आज के समय में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं। सोचो, चाइना ने मान लो एक लिमिटेड स्ट्राइक कर दी इंडिया के ऊपर, एक भी सोल्जर चाइना का क्रॉस नहीं किया इंडिया में, लेकिन चाइना की मिसाइल ने हमारे पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचाया या डैम को नुकसान पहुंचाया या फिर कोई कम्युनिकेशन टावर उसने तबाह कर दिया, तो भाई देखो देश में कितना डिसरप्शन आएगा। और दूसरा आप ये देखो कि इंडिया कैसी सिचुएशन में होगा। क्या चाइना के एक मिसाइल यूज करने के बाद इंडिया फुल फ्लैज वार छेड़ देगा? नहीं। तो ये जो मिसाइल वारफेयर है ना, ये आज के समय की नेसेसिटी हो गई है। ड्रोन वारफेयर तो हमने डिस्कस किया ही था, मिसाइल वारफेयर भी आज के समय में उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे लड़ना। तो चाइना ने देखो तैयारी करके रखी है। इंडिया के अपोजिट उन्होंने ना 200 से ज्यादा कन्वेंशनल मिसाइल लॉन्चर्स को डिप्लॉय कर रखा है। डिटेल में आप समझिए चाइना का माइंडसेट और इंडिया का माइंडसेट दोनों में डिफरेंस क्या है। इंडिया देखो मिसाइल्स को देखता है एज ए डेटरेंट। डेटरेंट मतलब इंडिया मिसाइल को देखता है दूसरे देश को डर दिखाने का एक टूल है, कि मिसाइल की सहायता से मैं दूसरे देश को डर दिखा सकता हूं कि भाई मेरे ऊपर हमला मत करना, मेरे पास मिसाइल है। लेकिन चाइना का एक एम सिंपल है,
बिना फुल स्केल वार लड़े, सिर्फ मिसाइल स्ट्राइक्स का डर दिखा के अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करना, जो मैंने आपको बताया कोर्सिव डिप्लोमेसी। मिसाइल का डर दिखा के अपने गोल्स को अचीव करना। इंडिया का एम और चाइना के एम में क्या फर्क हो गया? इंडिया का एम सिर्फ मिसाइल का डर दिखा के रोकना कि सामने वाला आपके ऊपर युद्ध ना करे, सामने वाला आपके ऊपर हमला ना करे। लेकिन चाइना का अलग है, चाइना मिसाइल का डर दिखा के अपने गोल अचीव करना चाहता है। गोल, उसका गोल कुछ भी हो सकता है, जैसे जमीन हड़पना। समझ गए? अगर मान लो चाइना इंडिया के डीप हिंटरलैंड में मतलब अंदर के हिस्सों में, जैसे मध्य प्रदेश, इतना डीप जाके अटैक करता है, तो इंडिया को ना दो फ्रंट पे लड़ाई लड़नी होगी। पहला, बॉर्डर पर जो उनकी फिजिकल आर्मी मौजूद है उनसे। दूसरा, देश के अंदर जो मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं उनसे भी इंडिया को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चाइना के ना दो बड़े बेस हैं, एक तो देखो कोरला और दूसरा कुनमिंग। कोरला जो इनका मिसाइल बेस है वो जिंगजियांग रीजन में है, और कुनमिंग जो इनका बेस है वो यूनान रीजन में है। दोनों इंडिया के अगेंस्ट हैं, और इनके पास ना मिसाइल्स की पूरी एक फैमिली है, जिसे ये बोलते हैं डोंगफेंग। क्या बोलते हैं? डोंगफेंग। मिसाइल का पूरा परिवार है, मतलब एक परिवार से जुड़ी हुई अलग अलग मिसाइल्स हैं जिनको ये डोंगफेंग बोलते हैं। जैसे डोंगफेंग 15B, डोंगफेंग 16, डोंगफेंग 21C, जैसे हमारे नहीं होता अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, वैसे ही डोंगफेंग इनकी सीरीज है। तो ये जो DF-15, DF-16, ये देखो वो मिसाइल्स हैं जो बॉर्डर के आसपास ना मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने के लिए बेस्ट है। इनकी बॉर्डर के आसपास जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको हिट करने के लिए हैं। लेकिन जो DF-26 है ना, ये गेम चेंजर है इनके लिए। ये देखो एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये डीप हाई वैल्यू टारगेट को हिट कर सकती है, बहुत अंदर जाके, बहुत दूरी पे। और भाई इसका रोल ड्यूल है। न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने के लिए DF-16 का इस्तेमाल किया जा सकता है, और कन्वेंशनल पेलोड गिराने के लिए भी इस DF-26 का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस मिसाइल की वजह से एस्केलेशन का जो खतरा है बहुत ज्यादा है। फिर है हाइपरसोनिक मिसाइल्स। हाइपरसोनिक का मतलब होता है जो साउंड की स्पीड जो होती है ना 5 गुना, मैक 5, उससे तेज जो मिसाइल चलती है उसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। तो इनके पास में हाइपरसोनिक मिसाइल है DF-100, CJ-1000। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो क्या है? नो लॉन्च वार्निंग। ये इतनी तेजी से आती हैं और इतना जल्दी रास्ता बदलती हैं कि इंडिया के पास में ना इनको रोकने के लिए अभी कोई रिलायबल डिफेंस सिस्टम ही नहीं है। तो ये बड़ी दिक्कत है। इसके बाद देखो कॉन्फ्लिक्ट में हिमालयाज का रोल देख लीजिए। पहले हम ये सोचते थे कि हिमालयाज ना हमारी ढाल है, हमें क्या डर। लेकिन देखो चाइना ने जो ये नई नई मिसाइल्स बनाई है ना, तो हिमालय की जो पहले स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी ना वो अब खत्म हो गई है। वो मिसाइल्स हिमालय को आसानी से पार करके इंडिया के डीप एरियाज में हिट कर सकती हैं। आप फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल समझो। चाइना ना तिब्बतियन प्लेट्यू पे बैठा है, ऊंचाई पर, वो वहां से मिसाइल शूट करता है, जबकि इंडिया नीचे है। तो हमें हिमालयाज के ऊपर से शूट ओवर करना पड़ता है, मतलब समझ गए। बल्कि हमारे लिए उस मिसाइल का जवाब देना और मुश्किल है, और इस एलिवेशन डिफरेंस की वजह से ना हमारे रडार्स को मिसाइल डिटेक्ट करने में ना कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स लग जाते हैं। और मिसाइल के वारफेयर में भाई ये जो एक्स्ट्रा सेकंड्स है ना, मिली सेकंड है, ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। समझ गए? तो इंडिया का करंट स्टेटस क्या है? इंडिया अभी कहां पे है चाइना के मुकाबले में? देखो हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ब्रह्मोस, अग्नि, निर्भय, अच्छी है, लेकिन ये अभी ना इवॉल्विंग स्टेज पे है। लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? इन मिसाइल्स की रेंज और डाइवर्सिटी अभी लिमिटेड है। ये लॉन्ग रेंज सिस्टम प्रॉपरली इंटीग्रेटेड नहीं है लॉन्च करने के लिए। रियल टाइम टारगेटिंग की दिक्कत है। दुश्मन का टारगेट मूव हो रहा है, उसको रियल टाइम पे ट्रैक करते हुए हिट करने की कैपेबिलिटी अभी हमारे पास में कम है। फिर फाइनाइट स्टॉक पाइल। हमारे पास मिसाइल्स गिने चुने हैं बहुत ज्यादा, जैसे ईरान ने तो दुनिया भर के मिसाइल्स बना के स्टोर कर रखे थे, हमारे पास में उतने मिसाइल्स का ग्रुप है नहीं। नेक्स्ट, नो रॉकेट फोर्स। इंडिया की जो रॉकेट फोर्स है अभी देखो सिर्फ कागज पर है, मतलब कंसेप्चुअल है, सिर्फ अभी हवा हवा में है।
इसमें ना पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज को एड्रेस करना जरूरी है। तो ये इंडिया के 4 क्रिटिकल गैप्स हैं। देखो अगर अगर मान लो हमारे पास में रॉकेट फोर्स नहीं हुई तो हम सिर्फ मार खाएंगे, हम सिर्फ स्ट्राइक्स को एब्जॉर्ब करेंगे। चाइना का जवाब देने के लिए हमारे पास में रॉकेट फोर्स नहीं है। लेकिन अगर मान लो हमारे पास में रॉकेट फोर्स होगी तब कंसेप्ट आएगा म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी का। म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी मतलब अगर मान लो वो वाली बात है ना, 10 थप्पड़ चाइना मारेगा, 2 तो हम मार ही देंगे, तो सामने वाले को 2 थप्पड़ का तो डर है कम से कम। तो उसी प्रकार से अगर हमारे पास में रॉकेट फोर्स है तो चाइना अगर 100 मिसाइल्स फायर करता है तो हम भी कम से कम 10 तो करेंगे, 20 तो करेंगे, पर हम इतना डैमेज जरूर कर देंगे जो चाइना के 100 मिसाइल्स के बराबर होगा। ये मतलब होता है म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी का। तो राइटर बोलते हैं इंडिया को देखो ऐसी रॉकेट फोर्स चाहिए जो 3 मेजर इफेक्ट्स डिलीवर कर सके। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक थ्रेट। चाइना को देखो, चाइना का जो वेस्टर्न थिएटर है ना, वेस्टर्न थिएटर में जिंगजियांग रीजन आता है, तिब्बतियन रीजन आता है, इनके अंदर तक हिट करने की पावर हमारे पास में होनी चाहिए। चाइना को डर होना चाहिए कि भाई इंडिया हमारे वेस्टर्न थिएटर में, तिब्बत में, जिंगजियांग में अंदर तक हिट कर सकता है। दूसरा है ऑपरेशनल थ्रेट। ऑपरेशनल थ्रेट मतलब बॉर्डर पर ना उनके रोड, रेल, एयरबेस और उनके लॉजिस्टिक्स को तबाह करने की क्षमता हमारे पास में होनी चाहिए ताकि उन ऑपरेशंस उनके डिसरप्ट हो जाएं। फिर नेक्स्ट है टैक्टिकल थ्रेट। टैक्टिकल थ्रेट मतलब जो फील्ड कमांडर्स है ना, वो भाई जल्दी से दुश्मन देश के जो स्ट्रेटेजिक ठिकाने हैं ना उनको नष्ट कर दें। एक सिंगल अथॉरिटी से ये डिसीजन होना चाहिए, जैसे युद्ध की घोषणा हुई तुरंत उनके जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हमने डिस्ट्रॉय कर दी, समझ गए, ताकि उनको मौका ही ना मिले। तो ये ब्लूप्रिंट होना चाहिए और इस ब्लूप्रिंट को रियलिटी में तब्दील करने के लिए ना हमें काउंटर वैल्यू स्ट्राइक्स को अपनाना होगा। आप बोलोगे सर ये काउंटर वैल्यू स्ट्राइक क्या है? देखो काउंटर फोर्स स्ट्राइक ये होती है मिलिट्री बेसिस को टारगेट करना, जबकि काउंटर वैल्यू स्ट्राइक्स वो होती हैं कि उनके जो इकोनॉमिक साइट्स हैं, जैसे मान लो कोई इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर डैम है, न्यूक्लियर साइट है, डैम है, सिटीज हैं, उनको निशाना पहुंचाना ताकि जो पॉलिटिकल कॉस्ट है उसे इंक्रीज किया जा सके। जैसे चाइना के ऊपर अटैक किया, अब भाई इन्होंने तो, यूएस ने तो, चाइना बोल रहा हूं, सॉरी ईरान, अब यूएस ने ईरान के ऊपर तो सिर्फ मिलिट्री साइट्स पे अटैक किया था, लेकिन ईरान ने यूएस के एलाइज पे ना काउंटर वैल्यू स्ट्राइक्स की, जैसे दुबई की बिल्डिंग्स पे स्ट्राइक कर दिया। इससे उनकी पॉलिटिकल कॉस्ट इंक्रीज हो गई, प्रेशर आ गया जल्दी युद्ध खत्म करने का। तो इंडिया को भी ना काउंटर वैल्यू स्ट्राइक्स की कैपेबिलिटी इंडिया के पास में होनी चाहिए, उनकी सिटीज को नुकसान पहुंचाना ताकि उनकी पॉलिटिकल कॉस्ट इंक्रीज की जा सके। फिर नेक्स्ट यूनिफाइड टारगेट लिस्ट। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अलग लिस्ट नहीं होनी चाहिए, सबकी एक ही लिस्ट होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्री डेलिगेटेड लॉन्च अथॉरिटी, जैसे ईरान के पास में अभी हुआ, उनके सुप्रीम लीडर मारे गए, लेकिन उन्होंने पूरी अथॉरिटी 39 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दी थी, तो हर एक प्रोविंस स्ट्राइक्स कर रहा था यूएसए के अलग अलग मिलिट्री बेसिस पे जो ईरान के पड़ोसी देशों में थे। तो हमारे देश में भी ऐसा ही होना चाहिए कि भाई अटैक होने के सूरत में ना आप लीडर का वेट ना करो, ग्राउंड कमांडर्स को पहले से अथॉरिटी दी गई हो कि युद्ध स्टार्ट होते ही आप अपने हिसाब से घंटे भर में तैयार हो जाओ और उनकी साइट्स पे हमला करना स्टार्ट कर दो। तो ये बढ़िया चीज है। फिर क्या होगा, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा ऊपर से, क्योंकि जब युद्ध हो जाता है ना एकदम से ऊपर से ऑर्डर आने बंद हो जाते हैं कई बार, जैसे हुआ भी तो था ये मुकुल नरवाने हमारे जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे, वो बता रहे थे एक इंसिडेंट के बारे में और काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी। उन्होंने बुक में लिखा था कि चाइना में जब चाइनीज फोर्सेस आगे बढ़ रही थी तो ऊपर से ऑर्डर आया, अपने जो उचित लगे वो करो, जो उचित लगे वो करो। तो जो उचित लगे वो करो का मतलब क्या है? तो इस प्रकार से कई बार ऊपर से डिसीजंस नहीं आते, तो लोकल कमांडर्स को ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन आए तो ये टारगेट है, हिट करना स्टार्ट करो। अब स्ट्रक्चरल लेवल पे क्या करना होगा? स्ट्रक्चरल लेवल पे देखो, रॉकेट फोर्स किसी एक सर्विस की नहीं होनी चाहिए, आर्मी की या नेवी की, इसे सीधा सीडीएस के अंदर रखना चाहिए। सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इससे ना जॉइंटनेस आएगी। और जो अग्नि मिसाइल है ना, हमें अग्नि मिसाइल के वेरिएंट्स बढ़ाने होंगे ताकि हम उनके चाइना के कोरला मिसाइल बेस और कुनमिंग मिसाइल बेस को टारगेट कर सकें। इसके साथ साथ हमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो साउंड की स्पीड से तेज चलती हैं उनकी डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि उनका जो डीएफ
100 है ना, ऑलरेडी उनके ऑर्डर ऑफ बैटल का हिस्सा है, उन्होंने जमा कर लिया है, समय आने पे वो यूज करेंगे। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी के लेवल पे इंडिया को क्या करना होगा? सिर्फ देखो डीआरडीओ पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। डीआरडीओ ने कोई खास अचीवमेंट हासिल नहीं की है पिछले आजादी से लेके अभी तक, ये सच्चाई है, चुभेगी कुछ लोगों को ये बात, लेकिन हमारा इसरो जितना सफल बॉडी है ना, डीआरडीओ उतना सफल नहीं रहा है। ये कंपैरिजन भी होता है कि इसरो आखिरकार सफल क्यों हुआ इतना, डीआरडीओ इतना सफल क्यों नहीं हुआ। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स मान लीजिए, इसरो सीधा पीएमओ के अंडर, डीआरडीओ नहीं था सीधा पीएमओ के अंडर, ऑटोनॉमी कम डीआरडीओ को, तो वो रीजंस मान लीजिए। तो प्राइवेट सेक्टर को मौका दो कि जैसे उनका वो है स्पेस एक्स है, स्पेस की एजेंसी इलोन मस्क की, वैसे ही यहाँ पे डिफेंस की कंपनीज को मौका दो, आप प्रोड्यूस करो मिसाइल, हम खरीदेंगे आपसे। आज भी देखो हम सेमीकंडक्टर्स के मामले में, हाई ग्रेड मटेरियल्स के मामले में फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। भाई ये डिपेंडेंसी हमें खत्म करनी होगी, खुद से हमें अपनी सप्लाई चेन बनानी होगी। ये क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है जो वार के समय बहुत तेजी से निखर के आएगी। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंटरिम स्टेप्स, मतलब जब तक रॉकेट फोर्स बने तब तक क्या कर सकते हो, तब तक देखो डिस्पर्स एंड हार्डन, मतलब इंडियन एयरफोर्स को ना अपने एसेट्स को फैला देना होगा और एयर बेसिस को ना बॉम्ब प्रूफ बनाना होगा, ताकि चाइना चाइना अगर हमला करे तो भाई हम अपने आप को डिफेंड कर सकें, और चाइना को ना एक प्लेन मारने के लिए ना ज्यादा मिसाइल्स नष्ट करनी पड़े, फिलहाल के लिए काम चलाओ, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है स्मार्ट एयर डिफेंस डिप्लॉयमेंट। एयर डिफेंस को ऐसे डिप्लॉय करो कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़कर हमारे एयर डिफेंसेस से उलझने पर मजबूर हो जाए, ये दूसरी चीज है। नेक्स्ट है एक्सपेंड लॉन्ग रेंज कन्वेंशनल स्ट्राइक। कन्वेंशनल स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ाओ, मतलब जो ब्रह्मोस मिसाइल है, निर्भया वेरिएंट है, इनको अंदर तक, चाइना के डीप तक वार करने की कैपेबिलिटी आप लेके आओ। नेक्स्ट है सैटेलाइट सर्विलांस फॉर मोबाइल लॉन्चर्स। स्पेस से ना उनके मोबाइल लॉन्चर्स पर नजर रखो, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रहे हैं तो उन पर नजर रखो, ताकि जल्दी से उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो ये 3 लेवल पे चीजें बताते हैं राइटर, अभी के लिए क्या किया जा सकता है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या किया जा सकता है, अलग अलग लेवल पे वो बताते हैं। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो: पॉलिटिकल कोअर्जन, म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। फिर इसके बाद ये प्री में क्वेश्चन पूछा था 2023 में, अग्नि 5 मिसाइल से संबंधित। 2014 में तो आसान था, थर्ड वाला। फिर ये पोटेंशियल क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं मेंस के। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों में से एक अटेम्प्ट कर लीजिए। ऊपर वाला सही है, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लीजिए इसमें से। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, आरबीआई ने ना स्कैम कंपनसेशन के रूल्स बदल दिए हैं। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले आप ये समझो, इंडिया आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट का मार्केट बन गया है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस पहले आर्टिकल में मैंने आपको बताया कि कितने ज्यादा हो रहे हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में रियल टाइम बेसिस पे जितने डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका 50% अकेला यूपीआई में है। लेकिन देखो इसका ना एक डार्क साइड भी है। डार्क साइड क्या है? स्कैमिंग। पहले क्या होता था, पहले देखो हैकर ना आपके बैंक के सर्वर को हैक करने की कोशिश करता था, और इसे कहते हैं जीरो क्लिक हैक। जीरो क्लिक हैक यानी बिना आपके क्लिक किए सिस्टम हैक हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम में बैंक्स ने साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है, और आरबीआई उनका रेगुलर ऑडिट भी करता है कि भाई इनका साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इसलिए वो जीरो क्लिक हैक जो है वो अब बहुत रेयर है, ना के बराबर है। तो अब स्कैमर क्या कर रहे हैं, वो सिस्टम को हैक नहीं कर रहे हैं। आज के समय में स्कैमर जो हैं वो आपके दिमाग को हैक कर रहे हैं, और इसे टेक्निकल टर्म में कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग। स्कैमर्स आपको डराते हैं, लालच देते हैं या इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। ये सब करके वो आपसे आपका ओटीपी मंगवाते हैं, और इसके लिए, इन चीजों के लिए अब कंपनसेशन कितनी मिलनी चाहिए, कब कौन से केसेस में मिलनी चाहिए, आरबीआई ने अपना जो कंपनसेशन रूल्स हैं वो चेंज कर दिए हैं। रूल्स पे आए, जैसे देखो एक आम आदमी है, मान लो महेश, अब उसके अकाउंट से फ्रॉड हो गया, वो बैंक के पास में गया, तो 2017 की गाइडलाइंस ये कहती थी कि बैंक महेश से कहता था अगर देखो अनऑथराइज्ड हैक हुआ है, यानी आपकी गलती नहीं है लेकिन बैंक का सर्वर हैक हुआ है,
तो हम आपको पैसे वापस करेंगे। लेकिन अगर आपने खुद ओटीपी दिया है तो ये ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन इसमें कमी ये थी कि स्कैमर्स लोगों को मैनिपुलेट कर रहे थे, ओटीपी निकलवा रहे थे जैसे तैसे डरा के, इमोशनल ब्लैकमेल करके। और बैंक्स के 2017 के जो रूल्स थे उसका हवाला देके बैंक्स अपने हाथ खड़े कर देते थे। तो इस गैप को भरने के लिए ना आरबीआई ने वेडनेसडे को ना नए रूल्स इशू किए। ये रूल्स अब देखो 1 साल के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 1 जनवरी से इंप्लीमेंट होंगे। 1 जनवरी से ये इंप्लीमेंट होंगे 1 साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। पहले 1 जुलाई से होने थे, लेकिन बैंक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, इसलिए आरबीआई ने बोला कोई बात नहीं, 1 जुलाई से स्टार्ट कर लेते, 1 जनवरी 2027 से स्टार्ट कर लेते हैं। अब क्या कंसेप्ट दिया है आरबीआई ने? अब देखो आरबीआई ने ना एक नया गेम चेंजर कंसेप्ट दिया है, फ्रॉडुलेंट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ईबीटी, फ्रॉडुलेंट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। आसान भाषा में आपको बताऊं, आरबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ओटीपी खुद देने का मतलब हमेशा कंसेंट नहीं होता। आरबीआई इसको देखो 3 तरीकों से डिफाइन करता है। पहला है थर्ड पार्टी फ्रॉड, जब कोई आपके क्रेडेंशियल्स धोखे से चुरा ले, जैसे पासवर्ड या फिर और कोई ओटीपी धोखे से चुरा ले। दूसरा है कोर्जन और ड्यूरेस, मतलब जब आपसे जबरदस्ती या फिर डरा धमका के आपके अप्रूवल ले लिया जाए। जैसे डिजिटल अरेस्ट में नहीं होता, स्कैमर्स पुलिस की फेक वर्दी पहनकर डरा देते हैं, फिर ओटीपी ले लेते हैं या फिर पैसा ट्रांसफर करवा लेते हैं। ये कोर्जन है, डरा धमका के ओटीपी लेना, पैसे लेना। नेक्स्ट है नेग्लिजेंस बाय बैंक। अगर बैंक के सिस्टम में या किसी थर्ड पार्टी के एंड पर डेटा ब्रीच हुआ है तो फिर ये है ये बैंक की गलती या थर्ड पार्टी की गलती, इसमें कस्टमर की गलती नहीं है। अब यहां पे कैच देखो ये है कि आरबीआई ने ना क्लियरली नेग्लिजेंस की बाउंड्री भी सेट कर दी है। जैसे मान लो अगर आप यूपीआई पेमेंट कर रहे हो और स्क्रीन पे बड़ा सा लाल रंग का वार्निंग साइन दिखता है कि ये ट्रांजैक्शन स्कैम हो सकती है, फिर भी आप पिन डाल देते हो, तो भाई ऐसी चीज की कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी, आपने खुद गलती की है। फिर डिटेल्स अपडेट ना करना। मान लो अगर आपने बैंक में अपने लेटेस्ट फोन नंबर या ईमेल को रजिस्टर ही नहीं किया तो बैंक आपको फ्रॉड अलर्ट नहीं भेज पा रहा है, तो इसको भी नेग्लिजेंस माना जाएगा, इसके लिए भी कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग डेडलाइन। आपके साथ में साइबर क्राइम हुआ है, 5 दिनों के अंदर अंदर आपको 1930 के ऊपर फोन करके बताना होगा। नहीं बताते हो तो 5 कैलेंडर डेज के बाद में आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगी। फिर नेक्स्ट है गोल्डन रूल। एक बार आपने फ्रॉड रिपोर्ट कर दिया, एक बार आपने फ्रॉड रिपोर्ट कर दिया, उसके बाद में मान लो आपके बैंक से पैसे कट गए तो अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अब बैंक वापस देगा आपको फ्रॉड रिपोर्ट करने के बाद। और पैसा कितना मिलेगा? इतना कोई बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, ये इन्होंने लिमिट लगा दी है। ये देखो अगर 25,000 से कम का नुकसान हुआ है तो 85% मिलेगा, जितना नुकसान हुआ है उसका 85%। अगर 40,000 का नुकसान हुआ है तो फिर 40,000 का 85% नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 25,000 मिलेगा। समझ गए? पैसे कहां से मिलेंगे? जो कंपनसेशन कस्टमर को मिलेगा ना उसमें से 75% तो आरबीआई खुद देगा, 25% कस्टमर का बैंक देगा, तो डिवाइड करेंगे। लेकिन ये यूपीएससी पूछने नहीं वाली है, यहां पे बस कुछ पॉइंट्स हैं। कोर आर्ग्यूमेंट ये है, देखो इंडिया में इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं और ये बोलना कि आप नेग्लिजेंट थे, ये तो वो वाली बात हो गई भाई। नेग्लिजेंट थोड़ी ना, आप ठीक करो ना, स्कैम्स ना हो, आप चीजें ठीक करो। कस्टमर्स को नेग्लिजेंट बोलना सही नहीं है। और दूसरा देखो, जो वल्नरेबल लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनसे हम हमेशा अटेंटिव रहने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो कुल मिला के देखो यही पॉइंट्स हैं। लास्ट में कीवर्ड्स देख लीजिए, सोशल इंजीनियरिंग, जीरो क्लिक हैक, फ्रॉडुलेंट ईबीटी, डिजिटल अरेस्ट। ये प्री में भी यूज हो सकते हैं, ये कीवर्ड्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये संख्या के बारे में कितना पैसा मिलेगा, संभावना कम है यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये पास्ट में साइबर सिक्योरिटी से संबंधित यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नए डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।